क्वेश्चन आता है बोर्ड में लिखने के लिए, और यही एल्कीन का है, कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू एल्कीन। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म की एक एक पॉइंट आपको याद रखना, और याद रखना बोर्ड में मैकेनिज्म लिखने को आएगा। क्लियर? यस मैम। चलिए, और बोर्ड में इथाइल अल्कोहल से ही आता है तो बेटा हम भी उसी से समझ लेते हैं, बाकी जनरल ट्रिक हम सबके लिए बना लेंगे। चलो, सबसे पहले H+। अगर तुम देखोगे बेटा तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सबका मिक्सचर, इसमें कुछ नहीं है। याद करो, OH गुड लिविंग है, पुअर लिविंग ग्रुप है या मॉडरेट लिविंग ग्रुप था? पुअर लिविंग ग्रुप। यस मैम, पुअर। यस और मैम। अगर पुअर लिविंग ग्रुप था तो उसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए हमने याद है उसका रिएक्शन H+ के साथ कराया था, एसिड बेस रिएक्शन। यस मैम। सबसे पहले OH एसिड बेस रिएक्शन करेगा, it will convert it into H2O plus good living group। और जब गुड लिविंग ग्रुप बनेगा तो ये मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकेटाइन। यस मैम। चलो, अब मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बट याद रखना सबसे पहले जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा पहला काम हम लोगों ने क्या करना है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करके उसको किस में कन्वर्ट करना है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में। किसमें कन्वर्ट करोगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। चलिए, अब आ जाओ HSO4 माइनस, दैट इज योर बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एलिमिनेशन सिखाया था, एलिमिनेशन क्या होता है जल्दी बोलो। एलिमिनेशन सिखाया था ना बच्चा? यस मैम। अल्फा H से हाइड्रोजन को बाहर करना। बेटा पढ़कर नहीं है, मैंने पहले ही कहा था बच्चा पहले पढ़कर आओगी। जल्दी बोलो, एलिमिनेशन क्या होता है? सौंदर्या। मैम अल्फा वाली पोजीशन से एच ले लेते हैं ना, टाइप हाँ, ऑफ अल्फा सिंपल सा। 2। एलिमिनेशन क्या होगा? अल्फा H को क्या करोगे? बाहर। तो जब अल्फा H को बाहर करोगे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अल्फा H उस दिन भी सिखाया था इतना इसमें बेटा। नेगेटिव नेगेटिव कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन, दैट इज योर इथीन। इस केस में आपका किसका फॉर्मेशन होगा? इथीन। आया समझ में? यस मैम। इसीलिए बोलती हूँ बेटा बोला करोगे तो याद रहेगा। तो चलो, अब मुझे ध्यान से सुनो, तुम देखो देखोगे बेटा तो तुम बोलोगे मैडम ये तो सारे को कंबाइन कर दिया। याद है पहला सिखाया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम हेटेरोलाइटिक ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यस देखो ये मैम। आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद मैंने आपको एलिमिनेशन सिखा दिया। तो फॉर्मेशन भी हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया, दोनों को मर्ज कर दो, आपका रिएक्शन बन गया। आया समझ में? यस मैम। चलिए, एक बार अगेन मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड में है। चलो, सबसे पहले क्या हुआ जल्दी बोलो। अच्छा, आपकी क्लास में सबसे नेगेटिव है बेटा, बोलते नहीं हो। बोलो बोलो बच्चा। H+ को लगा दो जिससे सबसे पहले OH2 OH will converted into good living group। कैसे लिविंग ग्रुप में बदलेगा? H+ के हेल्प एसिड बेस रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन बनाया, यस मैम। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन। कोई डाउट? नो मैम। चलिए बेटा, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके बारे में बात करें, अगर हम सिंपल सा, तो चलिए पॉइंट नंबर 1, मल्टी स्टेप प्रोसेस है या सिंगल स्टेप प्रोसेस है? मल्टी स्टेप। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, मल्टी स्टेप प्रोसेस। चलिए पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सोच के बताना, लिविंग ग्रुप पहले गया या बेस ने H+ पहले लिया? H+ पहले लिया। लिविंग ग्रुप पहले गया। यहाँ से देखो ये आपका H2O क्या था? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप पहले गया, उसके बाद कौन लेकर गया? H+ बेस। हाँ, ये ना। यस मैम। तो चलिए हम लिख सकते हैं लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, then base take proton, from adjacent position, right or wrong? लिविंग ग्रुप पहले बाहर चला गया वाटर, उसके बाद बेस ने आकर क्या ले गया? H+। यस चलिए अब ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में RDS ढूंढो। RDS बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा। RDS क्या होता है?
स्लोएस्ट स्टेप। तो स्टेप का स्लोएस्ट। ध्यान से सुनना, पहले रिएक्शन में OH बॉन्ड बन रहा है और वो भी एसिड बेस के थ्रू, तो बताओ फास्ट होगा या स्लो? याद है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था, बॉन्ड का टूटना टफ होता है या बॉन्ड का बनना? बॉन्ड का टूटना। टूटना। क्या बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए, जब आप बोलते बेटा तभी माइक ऑन कीजिएगा। चलिए ना ध्यान से सुनना, तो सोच के बताओ बेटा, फर्स्ट स्टेप RDS हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, नहीं। फॉर्म हो रहा है। यस सेकेंड मैम। स्टेप में देखो, अगेन आपका बॉन्ड टूट रहा है। यस मैम। क्लियर ना? ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर थर्ड में भी बॉन्ड टूट रहा है। अब हमें देखना है बेटा कि स्टेप नंबर 2 RDS होगा या स्टेप नंबर 3। तो ध्यान से सुनना, सोच के बताना। आप लोगों ने GOC में पढ़ा होगा, अगर कोई स्टेबल अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, या अनस्टेबल अगर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा? अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो ये फास्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो? यस मैम। अब ध्यान से देखना, C+ 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यस मैम। it will converted into CH2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। तो मुझे बताओ कौन स्टेबल है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है, इट विल कन्वर्टेड इनटू स्टेबल फॉर्म। यस मैम। क्लियर? चलो अब ऊपर आओ, O पर पॉजिटिव, O पर पॉजिटिव अगर आपको पता हो तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये स्टेबल है एज कंपेयर टू C+। तो मुझे बताओ यहाँ पर स्टेबल अनस्टेबल में जा रहा है और यहाँ अनस्टेबल स्टेबल में जा रहा है। सोच के बताना कौन सा स्टेप RDS होगा, स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 3? 2। रीजन, स्टेबल Stable किसमें जा unstable रहा में जा है? रहा है। अनस्टेबल में। मेरा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, RDS ऑफ द रिएक्शन। RDS of the reaction. आया समझ में? Yes मैम। तो चलिए ना ध्यान से बात करेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट, हम पॉइंट नंबर 3, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बेनाइन? इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। पॉइंट नंबर 3, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। और बेटा अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो सबसे पहली बात याद रखना, और ये आपको मैं पूरी ऑर्गेनिक के लिए बता रही हूँ, जब भी कार्बोकेटायन बनाओगे सबसे पहला काम क्या करना है, रीअरेंजमेंट। सबसे पहला काम क्या करना है, रीअरेंजमेंट। तो हम लिखेंगे सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, so rearrangement is possible। तुम पूरा लिख लेना, मैंने R शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। so rearrangement is possible। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए ओवरऑल अभी आपको समझाया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। और ध्यान से सुनना बेटा, याद रखना, जैसा अगर आपके कोर्स में चार एलिमिनेशन है, E1 है, E2 है या E1 CBB है, तो ये जो हम E1 लिखते हैं या E2 लिखते हैं, E डिनोट्स फॉर एलिमिनेशन, 1 और 2 बताता है बेटा मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि उसकी RDS में कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया। अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, 1 से, और अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो हम इसको किससे बताएंगे, 2 से। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके RDS में कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, 1 या 2? RDS में देखो कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ 1? 1। यस मैम। बताओ, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हुआ या बाइमॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर? तो लिखेंगे इन RDS only 1 molecule participate बेटा जो पॉइंट नहीं समझ में आए पूछ लेना। तो इट इज कॉल्ड एज unimolecular elimination reaction, that is E1।
हाँ बच्चा, चलो बताओ व्हाई इट इज कॉल्ड एज E1। क्योंकि इसमें एक आरडीएस में एक molecule ये मॉलिक्यूल आरडीएस में पार्टिसिपेट सिर्फ कितने आरडीएस में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक। एक एक। आया समझ में? यस मैम। चलिए बेटा, आपका फिजिकल में काइनेटिक्स हो चुका है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स नो मैम। नो नहीं मैम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेट एक्सप्रेशन निकालना है। और अगर याद हो बेटा तो मैंने वुड्स में आपको पहले भी पढ़ाया था कि रेट एक्सप्रेशन यानी रेट सिर्फ उन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आरडीएस में। मुझे एक चीज बताओ, एक बार हम रिएक्शन को फिर देखते हैं। हमारे लिए कितने मॉलिक्यूल है या कितने रिएक्टेंट है या कितना सबस्ट्रेट्स है या कितने मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक अल्कोहल है जिसपे रिएक्शन होगा, यस यानी आए मैम। ना, और दूसरा Yes, ma'am. H2SO4 आए ना। यस Yes, अब ma'am. मैम। मुझे बताओ ma'am. ROH जो यानी दूसरा बेस जो H+ लेकर जाएगा, मुझे एक चीज बताओ, क्या आरडीएस में बेस का कोई भी यूज है? क्या आरडीएस में बेस कुछ भी कर रहा है? नो यहाँ से मैम देखोगे तो अगर बेस HSO4 माइनस स्टेप नंबर 3 में यूज हो रहा है, क्या स्टेप नंबर 2 में बेस का कोई यूज है? नो No, मैम ma'am. नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, और मैंने आपको फिर क्लियर किया था बेटा, और ये चीज आप केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन उन्हीं मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आरडीएस। आरडीएस में। Yes. यानी मैं बोल सकती हूँ सिंपल सा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल और बेस की पावर 0। कुछ नहीं करो, दोनों की पावर को ऐड कर लो। 1 + 0 कितना आया? 1। यानी ये 1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, सेकंड ऑर्डर को करेगा या थर्ड ऑर्डर को? इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया? 1 आया ना। यस मैम। तो यस यानी हम मैम लिख सकते हैं कि इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बेटा ये आप लोगों का काइनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो आप पूरा कहाँ पे पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल का चैप्टर है। क्लियर? यस मैम अभी हम सिंपल सा ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, समझना इस चीज को, अगर मैं अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। रीजन, ओके रेट आपका डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बट मुझे एक चीज बताओ, क्या कंसंट्रेशन बेस की सॉरी क्या रेट ऑफ द रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नो मैम। नहीं। तो मुझे एक नहीं चीज बताओ, अगर मैं बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दूं, ठीक है ना, मैं बेस की कंसंट्रेशन को डबल भी कर दूं या ट्रिपल भी कर दूं, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? No, नो ma'am. मैम। नो नहीं मैम। पड़ेगा। रीजन, बेस की कंसंट्रेशन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। आई बात यहाँ तक समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ द रिएक्शन, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर E1? जल्दी बोलो। क्योंकि इसमें केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स गुड। E1 इसलिए बोला जाएगा क्योंकि आरडीएस में सिर्फ कितना मॉलिक्यूल एक पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल कर रहा है? एक एक। मॉलिक्यूल। कोई डाउट? नो नो मैम मैम। अब आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। और याद रखना बेटा, नीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोर्ड में ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज योर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। हाँ ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं बेटा आरडीएस का, आरडीएस में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। यस मैम तो सोच के देखो, मेरे पास दो एग्जांपल है, एक में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है और एक केस में कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बन रहा है। सोच के देखना कहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगा, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है या जहाँ पे कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बन रहा है? ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल। यानी हम सीधा सा लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। आई बात समझ में? और यस इसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुमने ध्यान रखना है बेटा वो ये, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि कार्बोकेटाइन क्या करता है? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के बाद वाले कार्बोकेटाइन्स नहीं चेक करना, जो सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी जो OH को बाहर करके तुम जो सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनाओगे, उस कार्बोकेटाइन के बेसिस पे तुमने क्या निकालना है? स्टेबिलिटी।
फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमें ये OH दिया जाए और ये OH दिया जाए और तुम्हें बोला जाए कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है, OH को बाहर करके क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा, ये कार्बोकैटायन नहीं करेगा। हमने कुछ नहीं देखना है, जो पहला कार्बोकैटायन बना बस उसी के बेस पर हमने स्टेबिलिटी निकालना है। वो रीअरेंजमेंट करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? ओके मैम। क्लियर? यानी जो पहला कार्बोकैटायन बना उससे आंसर निकालोगे। तो चलिए यहाँ पे पहला कार्बोकैटायन बनाया, दूसरा कार्बोकैटायन बनाया। चलिए अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने DOC में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा है ना? यस बताओ मैम। विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वन। क्योंकि इसके पास 6 अल्फा H है और इसके पास 2 अल्फा H 2 है। अल्फा तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, 2 या 1? 2। 2 का। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। तो चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगेन आपको ये कार्बोकैटायन दिया जाए, एक OH, एक OH, एक OH, और अगर आपको बोला जाए बेटा कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पे आंसर निकालना है। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ कार्बोकैटायन बनाओ। बताओ कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। सेकंड। उसके सेकंड। बाद फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट उसके थर्ड। बाद थर्ड। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आंसर क्या हो जाएगा, 213। कोई डाउट? नो है मैम। आसान क्वेश्चन। और Yes, ये ma'am. याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट और सबके लिए, कि जितना स्टेबल का, बस इसमें ये चीज याद रखना है, हमने रीअरेंजमेंट के बाद वाले कार्बोकैटायन को नहीं देखना है। आया समझ में? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान से सुनना। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ piezo-selective reaction as well as stereoselective reaction। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अगेन दो नए वर्ड आ रहे हैं, क्लियर? अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ piezo-selective as well as stereoselective। अब मुझे ध्यान से सुनना, सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। ऑब्वियसली सिलेक्शन करना। रीजियो का मतलब होगा रीजन कलेक्ट सिलेक्शन करना। नाम ध्यान से सुनना, तुम्हें मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, तुम्हें आएगा समझ में। चलिए ये OH है, H+ है, क्लियर? सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा, एसिड बेस, एसिड बेस। H2O बना, मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? यस मैम। अब ध्यान से देखना, मेरे पास जो बाहर बेस है, इस केस में तो बेटा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरह का अल्फा H था, वहां से H+ ले गया और प्रोडक्ट बना दिया। बट याद करो एलिमिनेशन में सिखाया था, अगर दो तरह के अल्फा H होंगे तो दोनों साइड से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं अभी स्टीरियो की बात नहीं करूंगी, या चलो एक काम करूं, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। इस OH को यहाँ पर दूं, ताकि कंफ्यूजन वाला पॉइंट खत्म हो जाए। हाँ, ध्यान से देखो कि उसमें स्टीरियो भी आ जाएगा। वो एग्जांपल फिर समझाऊंगी, हम पहले वही इस एग्जांपल को देखते हैं। हाँ बेटा, सबसे पहला एसिड बेस, यस मैम। H2O बाहर गया। चलो अब मुझे बताओ, इस कार्बोकैटायन के पास कितने तरह के अल्फा H हैं? 2। दो, अल्फा 1 और अल्फा 2। यस मैम। तो जब मैं एलिमिनेशन करूंगी बेस की प्रेजेंस में, तो कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगे, दो, एक बनेगा अल्फा 1 से और एक बनेगा अल्फा 2 से, क्लियर? यस मैम। चलिए नाउ बताओ विच प्रोडक्ट इज सेटजेफ, और याद है दो तरह के एल्कीन सिखाया था, सेकंड वाला सेटजेफ और हॉफमैन। सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड वाली आपकी फर्स्ट कौन वाला सी एल्कीन कहलाएगी, सेटजेफ, और ये कौन सा कहलाएगा, हॉफमैन। हॉफमैन। विच वन इज मेजर, सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ। सेटजेफ। चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेटजेफ एल्कीन एंड हॉफमैन एल्कीन, तुम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म और सब कुछ पढ़ा था।
यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सेटजेफ और हॉफमैन, दे आर चेन आइसोमर है, पोजीशन है, या पोजीशन एटमर्स है, या आइसोमर। क्या है? दे आर पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स, यानी इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है पोजीशन आइसोमर, यानी दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस मैम। तो बेटा ध्यान से सुनना, बस इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। यानी ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्टेंट अगर ड्यूरिंग रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाता है, मैं अभी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, दो या दो इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता, मान लो मैंने बोल दिया 4 प्रोडक्ट्स बनाए, बट कंडीशन ध्यान से सुनना, इन चारों के बीच कंडीशन क्या होना चाहिए? दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका चेन भी हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, रिंग चेन, फंक्शनल, कुछ भी हो सकता है। देन उसमें से एक मेजर बने और बाकी सारे क्या बने? माइनर। देन इस तरह की रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। यानी सीधा सा, जब भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बने और उनमें से एक मेजर बाकी सारे माइनर, देन इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कोई डाउट? नो मैम। तो चलो लिखो डेफिनेशन रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की। व्हेन स्टार्टिंग मटेरियल और चाहो तो तुम लिख सकते हो रिएक्टेंट कैन गिव 2 or more than 2 structural isomeric product। बस याद रखना यहां पर क्या होना चाहिए? कौन से प्रोडक्ट बनने चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट, but one of them in greater amount। आई बात समझ में? यानी एक से ज्यादा क्या बनने चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, और उसमें से भी एक मेजर, यानी एक का अमाउंट ज्यादा बाकी सब का अमाउंट कम। इस तरह की रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा? रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। आई बात समझ में? हाँ या ना? यस मैम। चलिए बेटा, यहाँ तक नोट भी कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए अब ध्यान से सुनना, मैं एक दूसरी रिएक्शन सिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। किसी का नेक्स्ट पॉइंट नंबर ना, मान लीजिए अगर मैं आपको ये वाला अल्कोहल देती हूँ, करना वही है, ये OH, चलिए H प्लस हीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? OH को बाहर, वही एसिड बेस रिएक्शन, H2 प्लस H2 बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन बना। चलिए अब मुझे बताओ, इस कार्बोकैटायन के पास कितने तरह के अल्फा H है? 1। 1। तो भाई यही से अल्फा H बाहर निकलेगा और एल्कीन बनेगा। बट ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया है तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन हमारा क्या शो करेगा? GI। GI। और अगर GI शो करेगा तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा ट्रांस एल्कीन सिस और दूसरे और सिस। एक एल्कीन बनेगा सिस एल्कीन। आया बात समझ में? यस मैम। तो ध्यान से देखना, ये बना आपका ट्रांस और ये बना सिस। अगेन बताओ विच वन इज सेटजेफ? कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस या सिस? ट्रांस। 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 ये सेटजेफ और ये सिस हॉफमैन। तो ध्यान से सुनना, सब कुछ सेम रहा,
बस स्टीरियो सेलेक्टिव के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करेंगे। अब तुम बताओ स्टीरियो सेलेक्टिव के लिए अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो क्या मैं ये डेफिनेशन लिख सकती हूँ? व्हेन अ स्टार्टिंग मटेरियल कैन गिव 2 और मोर, क्या करेंगे यहाँ पर वर्ड? स्टीरियो आइसोमर्स। बस स्टीरियो, यही डिफरेंस है बेटा दोनों में, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ये याद रख लेना। क्लियर? बस यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, और ये डेफिनेशन मेरा किसका बन जाएगा? स्टीरियो सेलेक्टिव का। क्लियर? यानी अगर दो स्ट्रक्चरल बन रहे हैं, यानी दोनों के बीच रिलेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, तो दे आर कॉल्ड एज रिजियो सेलेक्टिव। और अगर दोनों के बीच रिलेशन क्या है? स्टीरियो है तो स्टीरियो, यानी एक सिस और एक ट्रांस है, तो इट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट। आया समझ में? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? यस मैम। चले आगे। तो चलो ध्यान से सोच के जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं जो क्वेश्चन मैंने लिखा था पहले, अब मैं उसी की बात करती हूँ, ठीक है? नाउ सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको याद है मैंने शुरू में ही बताया था, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। ट्रिक में कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। OH है तो हम लिख सकते हैं रिमूव OH एंड मेक कार्बोकेटाइन। यस मैम। रिमूव OH एंड मेक कार्बोकेटाइन। अब OH कैसे रिमूव होगा ये मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, डू रीअरेंजमेंट एंड मेक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर रीअरेंजमेंट होता है तो मान लो मैं इसको R' कर देती हूँ। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। एंड उसके बाद मैंने आपको लिखवा दिया था डू एलिमिनेशन एंड मेक ऑल पॉसिबल एल्कीन्स। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यूजुअली ZF एल्कीन इज मेजर। यानी तुम्हें ये बहुत बड़ा ट्रिक लग रहा है, बट ट्रिक बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, OH को बाहर करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो, जितनी भी एल्कीन पॉसिबल है सारी बना दो। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? जल्दी बोलो। यूजुअली ZF एल्कीन। आया समझ में? यस मैम। तो चलिए फटाफट ट्रिक बोलो, क्या करना है? रिमूव OH OH को बाहर एंड करो, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट एंड देन एलिमिनेशन। चलिए सबसे पहला काम, चलो बोलो, मैं तुम बोलो, मैं करती जाती हूँ। OH को क्या करा? OH रिमूव। हाँ। अब मुझे बताओ क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? नो मैम। नहीं होगा। कितने तरह के अल्फा है? 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ध्यान से यस देखना, मैम। अल्फा 2 से तो ये एल्कीन बनी, और अल्फा 1 से जो एल्कीन बनेगी, आई थिंक सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो एल्कीन आपका क्या शो करेगा? GI। जी आई। आया समझ में? तो पॉसिबल एल्कीन्स कितनी बनी? 3। 3। अब मुझे बताओ विच वन इज ZF? सेकेंड ट्रांस। ट्रांस, यानी दिस थर्ड वन होगी ना बेटा इस बार। हाँ थर्ड। तो ये आपकी ट्रांस एल्कीन क्या होगा? ZF। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछती बेटा ये रिएक्शन, सोच के जवाब देना, रिजियो सेलेक्टिव है या स्टीरियो सेलेक्टिव है, या दोनों नहीं है या दोनों है? ऑप्शन ए रिजियो भी है स्टीरियो भी है। ऑप्शन बी रिजियो तो है स्टीरियो नहीं है। ऑप्शन सी रिजियो नहीं है स्टीरियो है। और ऑप्शन डी न तो रिजियो है न स्टीरियो। सोच के जवाब देना। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए। दैट्स रियली गुड बच्चा। ये रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो भी है। क्यों रिजियो सेलेक्टिव है? कि अगर मैं अल्फा 2 और ZF एल्कीन की बात करूं तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर में स्ट्रक्चरल वाला रिलेशन भी आ रहा है, राइट और रॉन्ग? यस यस मैम। मैम। और मेजर और हाफमैन में स्टीरियो वाला रिलेशन भी आ रहा है। यानी ये स्टीरियो भी हो गए और स्ट्रक्चरल भी हो गए। आई बात समझ में?
यस मैम। तो दैट्स वाई ये रीजियो सेलेक्टिव भी होगा और स्टीरियो सेलेक्टिव भी होगा। कोई डाउट? RS वो ऑप्टिकल वाला मत कर देना, तुम यहाँ पे पूरा लिखना रीजियो और स्टीरियो, पता लगा उससे कंफ्यूज हो गए। आया समझ में? तो बेटा रीजियो सेलेक्टिव के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल। और स्टीरियो आइसोमेरिक, सॉरी स्टीरियो सेलेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर वो स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स। कोई डाउट? नो मैम। चले आगे। यस मैम। तो चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा बनाइए क्वेश्चन, लिखिए मेक प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मेक प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आई थिंक सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। चलो करो, पहले देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है नहीं। सबसे पहले फर्स्ट का बनाओ, कुछ नहीं बताना, रीजियो स्टीरियो नहीं, सिंपल सा ये बताना है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, विच वन इज सेंसिटिव एंड विच वन इज सॉफ्टवेयर। बनाओ। एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फिर चेक करो बेटा, याद रखना कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट नहीं भूलोगे। एक काम मैं कर देती हूँ तुम्हारा आसान, इसके लिए तुम चाहो तो मुझे थैंक यू बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी बोलोगे तो मैं सोच लूंगी तुमने बोल ही दिया मन ही मन मुझे। हाँ बेटा चलिए, इतना काम मैंने तुम्हारा आसान कर दिया, ठीक है। OH को बाहर करके कार्बोकेटाइन मैंने बना दिया। अब आगे क्या करोगे? सो स्वीट ऑफ यू अरुणिमा, थैंक यू बच्चा। हाँ बेटा चलो बोलो, यहाँ तक बन गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट। मोस्ट वेलकम एलिना बेटा। चलिए बोलिए बोलिए, अब रीअरेंजमेंट करो, कितनी बार रीअरेंजमेंट होगा? 2 times। 2 times, दैट्स रियली गुड। 2 times रीअरेंजमेंट कर लोगे, पहली बार यहाँ आएगा, दूसरी बार यहाँ आएगा, ठीक है। आ गया यहाँ तक? यस मैम। चलो अब उसके बाद क्या करना है, कितने तरह के अल्फा H? 2। 2 2। बस। तो एक बार अल्फा H1 से बाहर करो, एक बार अल्फा H2 से बाहर करो, क्या बात है बेटा, बन गया प्रोडक्ट। यस मैम। चलो बताओ, विच वन इज सेंसिटिव, विच वन इज हॉफमैन? सेकंड वन सेंसिटिव। सेकंड वन आपका क्या हो जाएगा? सेंसिटिव, और सेंसिटिव एल्कीन आपका क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, देखते हैं किसको आएगा अभी क्वेश्चन। CH2OH H प्लस हीट। अगेन ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए एक मदद मैं कर रही हूँ, इतना काम मैंने कर दिया, आगे तुम बनाओ। OH को बाहर करा, कार्बोकेटाइन बनाया। मैम रिंग एक्सपेंशन करेंगे इसमें। बिल्कुल। 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लाना है, हमने क्या करना है? रिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। चलिए कीजिए। 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगा? 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग, दैट्स गुड। चलिए इतना काम मैंने कर दिया। अब बोलो कितने तरह के अल्फा H? 1। 1। तो लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, बात क्या रहेगा? सेम, सिर्फ एक एल्कीन बनेगा। आई बात समझ में? यस मैम। विदाउट? नो मैम। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए ना ध्यान से देखना, CH2CH2OH, सेम चीज, H प्लस हीट। अब देखो बेटा, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट्स बनाओ, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ अल्फा H इन मेजर प्रोडक्ट इज। क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइम्स one to shift will occur during product formation, और second next वही how many times one to hydride shift will occur during reaction product formation। चलिए पहले तुम प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद मैं सारा समझाती हूँ। हाँ बेटा, पहले तुम सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बने। और आज जो तुम्हें होमवर्क दूंगी बेटा, पैकेज में से क्वेश्चन, उसमें इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत है। अभी तुम सीख लो तो घर जाके हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ बेटा, कार्बोक्राइन मैंने बना दिया, चलो वन बाय वन करो। रीअरेंजमेंट होगा, यस मैम, 6 मेंबर ड्रिंक बनेगी एंड में। डायरेक्ट 6 बनाओगे या पहले नॉर्मल रीअरेंजमेंट? पहले नॉर्मल। पहले नॉर्मल, दैट्स गुड। उसके बाद रीअरेंजमेंट नंबर 1, देन क्या दूसरी बार सोचने की जरूरत है? 5 के बाहर पॉजिटिव चार्ज, क्या करना है? रिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, दैट्स गुड। ये तुम्हें मैं सब सिखा चुकी हूँ, क्लियर? अब सोच के बताओ आगे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? यस मैम। होगा कहाँ पर? ऊपर की तरफ या नीचे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। याद है सिखाया था, अगर 2 डायरेक्शन में जा सकता है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर? यस मैम। तो देखो, अगर तुमसे पूछा है, आप मुझे बताओ क्या आगे रीअरेंजमेंट होगा? नहीं? नहीं होगा मैम। अब मुझे बताओ, बस अब हमें बेस लेके आना। रीड, बताओ कितने तरह के अल्फा एच, सॉरी हाँ, कितने तरह के अल्फा एच है? 2। एक अल्फा 1 ले लो और एक यहाँ से अल्फा 2 ले लो। लेफ्ट में बनाओगे या राइट में बनाओगे, बात सेम रहेगा, डबल बॉन्ड। और एक में बनाऊंगी बाहर की तरफ, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, क्लियर? यस मैम। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो भाई कितने बने? 2। ठीक है, चलिए बताइए, विच वन इज सेज़ेफ, विच वन इज हॉफमैन? फर्स्ट वन इज सेज़ेफ। फर्स्ट वन इज सेज़ेफ एंड सेकंड वन इज हॉफमैन। कौन सा मेजर, कौन सा माइनर? सेज़ेफ इज मेजर एंड हॉफमैन इज माइनर। यस मैम। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ अल्फा एच इन मेजर प्रोडक्ट इज। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, सेज़ेफ या हॉफमैन? सेज़ेफ। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से ये मेजर है, तो इसमें कितने अल्फा एच है बताओ? 7। 7। 3 + 2 + 2, तो मेजर प्रोडक्ट में कितने अल्फा एच होंगे? 7। आई बात समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स 1 to shift will occur? तो बताओ कितनी बार 1 to shift हुआ? इस क्वेश्चन में अब गलती नहीं होना चाहिए। कितनी बार 3 1 to shift times। हुआ? 3 times, that's good। और हाउ मेनी टाइम्स 1 to hydride shift will occur? 2। 2 times। आ गया समझ में? यस मैम। यस ये मैम। आपका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन बनने का चांस है। या तो प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा, या अल्फा एच के रेस्पेक्ट में बात किया जा सकता है, या नंबर ऑफ शिफ्ट पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट आया ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बनाइएगा बिल्कुल ध्यान से, याद रखना बच्चा, मैं पहले ही बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही सेम क्वेश्चन दीजिएगा चारों का आंसर। ए, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? दूसरा, नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पहला। दूसरा, नंबर ऑफ अल्फा एच इन मेजर। तीसरा, नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट। और दूसरा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। चारों का आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन आपको छोड़ा है, अब बनाओ। मैंने बहुत हेल्प कर दी, अब आप बनाओ।
पहले एक बार सबने प्रोडक्ट का कंफर्म कर लेना ताकि आगे क्वेश्चन गलत ना हो। बना किसी का भी प्रोडक्ट? बताओ कितनी बार ये अरेंजमेंट करोगे? 2 times. 2 times. पक्का? चलो एक बार मैंने ये कर दिया। हाँ बेटा अब बताओ दूसरी बार ये अरेंजमेंट कौन सा होगा? कार्बन सिक्स के मेंबर साथ रिंग के बाहर पॉजिटिव H चार्ज, से होगा रिंग एक्सपेंशन या माइग्रेटरी ग्रुप? माइग्रेटरी को। चलो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को माइग्रेट कराती हूँ तो ध्यान से देखना बेटा, अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, यहाँ पर देखो 7 अल्फा एच है, यहाँ पर आ गए तो 5 अल्फा एच। क्या बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या कम? कम। दैट्स व्हाई सेकेंडरी अरेंजमेंट नहीं होगा। आया समझ में? आया ना? और Yes, 6 ma'am. मेंबर रिंग के बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमने फॉलो माइग्रेटरी ग्रुप को ही करना है, यहाँ पर हम रिंग एक्सपेंशन वाला नहीं सोचेंगे। ओके चलो कितने तरह के अल्फा एच बनाओ प्रोडक्ट? कितने तरह के अल्फा एच? 2. 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। चलिए अब बनाओ प्रोडक्ट्स। सौंदर्य बेटा आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बच्चा बने प्रोडक्ट्स? यस मैम। चलिए बताइए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो ये आपका सेट्जेपेल्कीन और ये अगर सेट्जेपेल्कीन है तो ये मेजर। यस मैम। चलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? 2। 2। चलिए नंबर ऑफ अल्फा एच इन मेजर प्रोडक्ट? 10. 10। नेक्स्ट नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट। बेटा यहाँ पे तो 1-2 शिफ्ट एक ही हुआ, दैट इज योर हाइड्राइड शिफ्ट। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सेम। आया समझ में? Yes ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो अब सोच के बताओ ये रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव हुआ या स्टीरियो सेलेक्टिव? Regio अगर मैं selective. कौन सा? रीजियो या स्टीरियो? रीजियो या स्टीरियो? रीजियो। रीजन दोनों के बीच बताओ कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बेटा तो दे आर कॉल्ड एज रीजियो सेलेक्टिव। कोई डाउट? दैट्स गुड अरुणिमा। हाँ बेटा कोई डाउट? No ma'am. No, चलो ma'am. नाउ ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बच्चा, नाउ ध्यान से सुनना अभी हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर? नाउ ध्यान से सुनना बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं इसी रिएक्शन का फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले OH H+ के साथ एसिड बेस रिएक्शन, OH2+ लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर, किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में बेस आया और प्रोडक्ट बना दिस वन। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. नाउ याद रखना यूजुअली एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है दे आर एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक होती है बेटा? अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, रीजन हम स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और वीक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है और वीक पाई बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो चलिए अगर एंडोथर्मिक है बेटा तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा या रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपका ये टाइम और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? टाइम 0 पर स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है ना। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या होगा, पहले थोड़ा सा एनर्जी कम होगा। ये एनर्जी कम क्यों हुआ?
क्योंकि ध्यान से देखना फर्स्ट स्टेप में आपका बॉन्ड बना है और अगर बॉन्ड बना होगा तो आपका एनर्जी रिलीज होगा। आई बात समझ में? और अगर एनर्जी Yes, रिलीज ma'am. होगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी कम क्यों हुआ? बोलो। ये आपका ROH था, मतलब सिंपल सा मान लो यहाँ पर आपका ROH2 प्लस बना। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी रिलीज हुआ। क्यों एनर्जी रिलीज हुआ? क्योंकि OH और H के बीच बॉन्ड बना है और जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? Release. रिलीज। और अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट स्टेप में इट विल कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट दैट इज योर R प्लस। ओके। Yes, ma'am. और ये R प्लस फाइनली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो ध्यान से सुनना, चूंकि आपका क्या है? रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से क्या होगा? ज्यादा। आई बात समझ में? आपको जब मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तब बताया था जो भी एनर्जी मैक्सिमा है दे विल रिप्रेजेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। कुछ देख लो बेटा, यहाँ पर आपका R और OH2 के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक। ये ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट का वैल्यू सेकंड से ज्यादा क्यों है? रीजन दिस स्टेप इज अवर RDS ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में? Yes, ma'am. हाँ या ना? क्लियर? सिंपल सा रिएक्टेंट इट विल कन्वर्टेड इनटू पहले H2O प्लस देन इंटरमीडिएट R प्लस आपका इंटरमीडिएट बनेगा। अगर बेटा रीअरेंजमेंट होता है तो इसमें हम इंटरमीडिएट्स और ऐड कर देंगे, अदरवाइज बेसिक डायग्राम यही रहेगा। क्लियर? और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनते जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. क्लियर? चले आगे। बनाया डायग्राम सबने बच्चा? Yes, ma'am. चले अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेचर ऑफ एल्कोहल, सॉरी, नेचर ऑफ बेस and temperature range also depends on nature of alcohol। ना ये मैंने क्या लिखा है बेटा कि सिंपल सा हम क्या बेस ले रहे हैं या क्या टेम्परेचर ले रहे हैं, ये कई बार बेस पर अल्कोहल पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब मुझे बताओ, अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है? Yes, ma'am. 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। ठीक है? जिसमें OH is attached with 2 degree carbon, that is your secondary alcohol। और जिसमें OH is attached with 3 degree carbon, that is called as tertiary alcohol। Right or wrong? Yes, ma'am. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं तीनों में से कहाँ पर डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा, ऑब्वियसली आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री में अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? 3 degree. 3 डिग्री में। तो बेटा चूंकि 3 डिग्री में रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए अगर हम इसमें थोड़ा सा वीक बेस भी यूज कर लेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम सोच देखोगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब लगभग 99% आपका H2SO4 होगा, 1 या 2% उसमें वाटर होगा और टेम्परेचर रेंज लगभग 180 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। क्लियर? अगर प्रोडक्ट वही आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल लिया, बेस को मैं थोड़ा सा क्या कर सकती हूँ? वीक। यहाँ पर हम ले सकते हैं 85% कंसंट्रेट H3PO4। 85% का मतलब क्या हुआ? 15% अब मैंने वाटर ले लिया है और 85% मैंने क्या लिया है? एसिड।
यानी खुद सोचो अब एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम। और इवन इफ अगर आप टेम्परेचर रेंज भी देखोगे तो ये 160 से 180 70 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, प्रोडक्ट आपका सेम। क्लियर? कई बार पूछ लिया जाता है बेटा नीट में, इसलिए बता रही हूँ ना। अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो ध्यान से देखना यहाँ पर तो 20% एक्वस H2SO4 ले लूं, और इवन इफ 85 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट इज अल्कोहल। तो ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे मैं जा रही हूँ, तो चूंकि अल्कोहल सपोर्ट कर रहा है, अल्कोहल बोल रहा है कि हाँ मैं डिहाइड्रेशन करने के लिए तैयार हूँ, तो हमें बेस और टेम्परेचर अगर हम कम भी कर देते हैं, वीक बेस भी ले लेते हैं, टेम्परेचर रेंज भी कम कर देते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ देखो टेम्परेचर कितना चाहिए था, 180, बहुत हाई टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ देखो टेम्परेचर उससे कम हुआ, और यहाँ तो देखो बेटा 85 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका डिहाइड्रेशन हो गया। आई बात समझ में? यस मैम। करना सब में सेम है, ये कई बार बस नीट लेवल पे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी आपको H2SO4 दिया जाए, H3PO4 दिया जाए, काम आपने सेम करना है। कोई डाउट? नो मैम। चलिए बेटा ना ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको मैं 1,4 डाइऑल दूं, ध्यान से देखना, इसमें एक मजेदार चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये CH3CH 1,4 डाइऑल का मतलब क्या होगा बेटा? एक बार OH मैंने अगर 1 पर लगाया है तो उसके रेस्पेक्ट में एक बार OH में कहाँ पे लगा रही हूँ, 4 पर। क्लियर? ना ध्यान से देखना, अगर मैं इसका रिएक्शन H+ हीट के साथ कराऊं, तब ऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। तो आप चाहो तो लिख लो, डिहाइड्रेशन इन केस ऑफ वन फोर और 1,5 डाइऑल, चाहे तो हेडिंग डाल दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन केस ऑफ 1,4 और 1,5 डाइऑल, जिसमें से मैं पहला जो स्टार्ट कर रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ 1,4 डाइऑल। चलिए बेटा H+ हीट मैकेनिज्म से चलेंगे। बताओ, अब अभी तक बेटा मैंने जो भी अल्कोहल लिया था वो सिर्फ एक OH था, अब मेरे पास कितने OH हैं? 2। 2। अब मुझे बताओ, जब दोनों OH है तो पहले एक OH जाएगा, यस मैम। कौन सा OH जाएगा, 4 वाला या 1 वाला? सोच के जवाब देना बिल्कुल। कौन सा OH पहले भागेगा, 4th वाला या 1 वाला? 4th वाला। 4th वाला। दैट्स गुड। क्यों भागेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है शायद। ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यस मैम। ये आपका पॉजिटिव, ये CH2CH2, इसको इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। ये देखो, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। क्लियर? अब ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल सा, क्या रीअरेंजमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर? नहीं। और वैसे भी याद रखना बेटा, अब ये OH बिल्कुल ध्यान से सुनना, OH लोन पेयर है, दैट इज विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान से सुनना, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का मतलब अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप और प्रेजेंट है जो लोन पेयर दे सकता है, तो याद रखना इंटरनल रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एक्सटर्नल। यानी बाहर से कोई अटैक करे, उससे पहले अटैक कौन करेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, CH को। यानी इंटरनल रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखना कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, 5 मेंबर रिंग मैं इस तरह से लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी देखो ऑक्सीजन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर O18 है तो मैंने O18 मार्क कर दिया। आई बात समझ में? मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा। याद है मैं कॉम्बिनेशन सीखा था कि अगर पॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल है तो पॉजिटिव जाके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। अरे हाँ है ना?
यस Yes, ma'am. मैम। तो वही चीज अब मॉलिक्यूल में मेरे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये OH अटैक करेगा और कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर? अब बाहर जो HSO4- बैठा है बेटा, वो क्या करेगा, अब यहाँ से H+ को बाहर ले जाएगा, और जब H+ को बाहर ले जाएगा बेटा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो फाइनल कंपाउंड आपका ये बने। ध्यान से देखना बेटा, ओवरऑल हुआ क्या, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, भाई गया तो वाटर मॉलिक्यूल ही है। देखो कार्बन नंबर 4 से OH गया है और कार्बन नंबर 1 के OH से H गया है। क्लियर? तो ओवरऑल गया तो वाटर मॉलिक्यूल ही है, तो हुआ तो डिहाइड्रेशन है, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आई बात समझ में? हाँ या ना? यस मैम। क्लियर? तो ये चीज याद रख लेना, अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? हाँ या ना? नो मैम। सेम चीज अगर मान लीजिए आपको ये दिया जाए, एक 1,5 डाइऑल का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CHOH, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। हाँ बच्चा बताओ क्या होगा, कौन सा OH बाहर जाएगा, 5 वाला या 1 वाला? कौन सा OH पहले बाहर जाएगा, 5 वाला या 1 वाला? 5 वाला। 5 वाला। यहाँ पे पॉजिटिव बना, अब डायरेक्ट कर सकती हूँ, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हाँ या ना? यस मैम। और एक सिंगल स्टेप और कर देते हैं यहीं से, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ बाहर चला जाएगा। देखो तीनों स्टेप एक साथ हो गया, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग। नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपको फिर 1 बाय 1 करके बता दूंगी, और ये आपका CH3। बाकी अगर आप चाहो तो मैंने नंबरिंग कर दिया है, आई थिंक सो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आया समझ में? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? आया ना? तो ये रहा बेटा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक बार मैं फटाफट फिर रिवाइज करवा रही हूँ सारे पॉइंट्स, और याद रखना बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो लिख लो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म को आपको याद रखना है। और जब बोर्ड में आपको सीधा सा आएगा क्वेश्चन, राइट मैकेनिज्म ऑफ, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी देख भी सकते हो, राइट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, नहीं डी इस तरह से नहीं आएगा, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज दिखवा रही हूँ, राइट मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथीन, सीधा सा क्वेश्चन, यानी इथेनॉल के इथीन में कन्वर्जन का मैकेनिज्म लिखना है। क्लियर? 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बेटा किसी को डाउट? फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, मैकेनिज्म बोलो जल्दी जल्दी से बच्चा लोग। OH क्या करेगा, अरे बच्चा तुम्हें तुम्हें बनाना है बोर्ड में, मुझे नहीं। OH क्या करेगा, एसिड बेस H+ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू H2O पॉजिटिव। H2O पॉजिटिव। बाकी नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनाएगा। कार्बोकैटायन बनेगा, और Yes, ma'am. उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट होता है तो करेंगे, अदरवाइज सॉल्वेंट बेस आकर क्या ले जाएगा, H+। Yes, कोई ma'am. डाउट? No, ma'am. नो मैम। हाँ या ना? क्लियर? यस मैम। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ना पॉइंट नंबर 1, व्हाई इट इज कॉल्ड एज E1? Ma'am, क्योंकि उसके क्योंकि पास आरडीएस में एक मॉलिक्यूल RDS में एक पार्टिसिपेट कर रहा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट Yes, कर रहा है, ma'am. दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ E1। कोई डाउट? है। नो मैम। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी अगर मैं अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। बढ़ेगा,
बट बेस की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स गुड। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो देखना है जो सबसे पहला बनेगा। क्लियर? रीअरेंजमेंट के बाद वाले कार्बोकेटाइन को चेक नहीं करना है। कोई डाउट? नो मैम। चलिए उसके बाद रिजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, एक मेजर एक माइनर, तो रिजियो सेलेक्टिव। दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर, तो स्टीरियो सेलेक्टिव। कोई Stereo. डाउट? नो मैम। चलिए ट्रिक सिंपल सा क्या रहेगा, OH को बाहर करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो, सेट्स एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ओके, यस मैम। एंड बाकी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके लिए होमवर्क नोट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टर्म का होमवर्क रहेगा बेटा, अब मेरी क्लास नेक्स्ट वीक आएगी। जो पैकेज बेटा आपको मिला है उसमें पैकेज में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और आप चाहो तो बेटा इसी के नीचे हेडिंग डाल देना एक्सरसाइज 2, एंड देन आप बना सकते हो। आप चाहो तो अगर आपके पास पैकेज की हार्ड कॉपी तो उसमें बना लो, जहाँ या आप चाहो रफ में, बट याद रखना। और उसमें बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी दे दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटल फ्रॉम एनसीईआरटी कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्लियर? यस 2 से मैम। लेकर 10 तक आपका नीट लेवल रहेगा, बट 1 आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर? यस मैम। होमवर्क क्या Yes, रहेगा? ma'am. और याद रखना नेक्स्ट टर्म पे किसी भी बच्चों को विदाउट होमवर्क नहीं अलाउ करो मेरे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन। क्लियर? इतना बना कर आओगे, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Okay? Thank you, ma'am. चलिए बेटा, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके बच्चा लोग, हैव अ गुड डे, बाय बाय बच्चा, थैंक Thank यू you, हैव अ गुड ma'am. वीकेंड, बाय बेटा। थैंक यू मैम। ओके बच्चा लोग, बाय।